हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम मैक्स वेबर से जुड़ी सामाजिक वर्ग की अवधारणा व उसकी विशेषताएं या अन्य कुछ अवधारणाएं देखेंगे। और आज हमारा वेबर का आखिरी पार्ट है, तो आइए देखते हैं हम। वेबर की सामाजिक वर्ग की अवधारणा मुख्यतः आर्थिक आधारों पर आधारित थी, क्योंकि सामाजिक वर्ग से मैक्स वेबर का अभिप्राय उस समूह से है जिसे कि आर्थिक कारणों से निर्धारित समान सामाजिक अवसर या जीवन सुविधाएं प्राप्त हैं। मैक्स वेबर के अनुसार हम एक समूह को तब तक वर्ग कर सकते हैं जब तक समूह के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर समान रूप से प्राप्त हों, यहाँ तक कि यह समूह वस्तुओं पर अधिकार या आमदनी की सुविधाओं से संबंधित आर्थिक हितों का पूर्णतया निर्धारित व वस्तुएं या श्रमिक बाजारों की अवस्था में अनुरूप हों। तो मैक्स वेबर कहते हैं हम वर्ग उसे कर सकते हैं जिसके अंतर्गत एक समान अवसर की प्राप्ति हो और एक समान सुविधाएं हो और उनके पास एक समान अधिकार आमदनी की सुविधा हो, जिनका बाजार में उनकी परिस्थिति एक समान हो, उसे हम एक वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। दूसरे शब्दों में मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग की 3 विशेषताएं हो सकती हैं। एक वर्ग के प्रायः सभी सदस्य बहुत कुछ एक सी आर्थिक सुविधाएं अथवा अवसर प्राप्त होते हैं। दूसरा, वर्ग पूर्णतः आर्थिक हितों पर आधारित होता है और उसके सदस्यों और वस्तुओं का अधिकार तथा आमदनी के संबंध में कुछ निश्चित अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरा, उन्होंने बताया कि ये अवसर या सुविधाएं वस्तुओं अथवा श्रमिकों के बाजार भाव के अनुसार बदलती रहती हैं। तो वेबर वर्ग के निर्धारण की 3 विशेषताएं बताते हैं। पहला, कि एक सी आर्थिक सुविधाएं या अवसर का प्राप्त होना। दूसरा, आर्थिक हितों पर आधारित होना। तीसरा, उन्होंने बताया कि यह श्रमिक अर्थात बाजार के भाव के अनुसार बदलती रहती है। अगला, जीवन अवसर तथा वर्ग परिस्थिति संबंध, लाइफ चांसेस एंड क्लास सिचुएशन की बात मैक्स वेबर करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वस्तुओं पर अधिकार और आमदनी की सुविधाएं, या संक्षेप में वह तरीका जिसके अनुसार भौतिक संपत्ति का वितरण विभिन्न समूहों में होता है, विभिन्न वर्गों के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके अनुसार उस समूह के सदस्यों के जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर प्राप्त हो जाते हैं। जिसके पास अधिक धन है वह अधिक वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त कर सकता है तथा साथ ही वह उत्पादन के साधनों पर भी नियंत्रण कर सकता है। इसके विपरीत, जिसके पास संपत्ति या धन नहीं है, केवल अपनी सेवाओं या श्रम को बेचकर वे अपने जीवन का यापन करते हैं। तो इस प्रकार संपत्ति को होना या संपत्ति का न होना समस्त प्रकार के वर्गों का आधार है। तो वेबर ने कहा है कि एक ऐसा समूह जिसके पास धन, संपत्ति आदि अर्थात संसाधन पे उसके पूर्णतया नियंत्रण है, अर्थात सभी अवसर प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ ऐसे जिनके पास धन, संपत्ति या साधन पर अधिकार नहीं है, वे केवल अपना श्रम बेचकर ही अपने जीवित रहने का एकमात्र साधन है मानते हैं। तो यही सब तथ्य वर्गों का निर्धारण करते हैं कि एक समान स्थिति वाले एक वर्ग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इस दृष्टि में प्रत्येक समाज में मोटे तौर पर 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, संपत्ति पर अधिकार रखने वाला वर्ग। दूसरा, संपत्ति पर अधिकार न रखने वाले वर्ग। एक वर्ग का अधिकार में संपत्ति का होना या न होना एक विशिष्ट परिस्थिति को उत्पन्न करता है जिसमें कि वर्ग निवास करता है। इसे मैक्स वेबर ने वर्ग परिस्थिति कहा है। मैक्स वेबर कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग के अधिकार को संपत्ति का होना न होना एक विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न कर देता है जिसमें वह व्यक्ति रहता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है, वही उस व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति होती है। उदाहरण के तौर पे, वर्ग जिसके सदस्यों के पास संपत्ति है उसे अधिक धन कमाने, अधिक वस्तुओं को खरीदने, एक उच्च जीवन स्तर बनाए रखने आदि के अवसर प्राप्त होते हैं। ये अवसर सम्मिलित रूप से एक विशिष्ट परिस्थिति को उत्पन्न करेंगे जिसमें कि उस वर्ग का निवास होगा। यही वर्ग परिस्थिति है। एक वर्ग बहुत कुछ सा प्रायः एक सी वर्ग परिस्थिति में निवास करते हैं, अर्थात कि एक समान वर्ग वाले व्यक्ति एक सी परिस्थिति के अंतर्गत निवास करते हैं। मैक्स वेबर का एक कहना है। वर्गों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेस। मैक्स वेबर के अनुसार जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक समाज में मोटे तौर पर 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक जिनके पास संपत्ति है, दूसरी जिनके पास संपत्ति नहीं है। इन मुख्य वर्गों के आगे और विभाजन है। पहला, संपत्ति के प्रकार, सेवाओं के प्रकार के आधार पर इन वर्गों का विभाजन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि एक समूह का किस प्रकार की संपत्ति
पर अधिकार है या श्रम बाजार में किस प्रकार की सेवाओं को बेचता है, इन आधारों पर सभी वर्गों का विभाजन किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि एक वर्ग का मिलों पर अधिकार होता है, तो दूसरे वर्ग उन्हें हम मालिक वर्ग कहते हैं, तथा एक वर्ग जो कि दफ्तर में लिखने पढ़ने से संबंधित सेवाओं करता है उसे हम क्लर्क वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार अन्य उपवर्गों में उल्लेख संपत्ति के आधार पर, सेवाओं के आधार पर किया जा सकता है। वेबर कहते हैं एक वर्ग का निर्धारण उसकी संपत्ति या सेवाओं के आधार पर किया जा सकता है। जैसे नौकरशाहों का वर्ग कह सकते हैं, व्यापारियों का वर्ग समूह कह सकते हैं, मिल मजदूरों का वर्ग समूह हो सकता है, मालिक वर्ग समूह हो सकता है। इन सब में लगभग कॉमन चीज होती है उनकी एक समान परिस्थिति। मैक्स वेबर के मतानुसार जिसके पास संपत्ति नहीं है लेकिन वे अपनी सेवाएं देते हैं, वे आपस में ही अपने उपवर्गों में न केवल उनके द्वारा की जाने वाली सेवाओं के अनुसार बटे रहते हैं, बल्कि उन सेवाओं को जिस ढंग से उपभोग में लाया जा सकता है उसके अनुसार भी उनमें अनेक प्रकार के भेद होते हैं। उदाहरण के लिए क्लर्कों को ही ले लेते हैं। ये लोग एक विशेष प्रकार की सेवा करते हैं। एक कारण है कि उन्हें एक वर्ग जिन्हें कि क्लर्क कहते हैं के अंतर्गत माना जा सकता है, परंतु इन्हीं क्लर्कों की सेवाओं के विभिन्न प्रकार के उपभोग में लाया जा सकता है। उसी के अनुसार वर्ग अनेक उपवर्गों में भी बटे होते हैं, जैसे अकाउंट्स क्लर्क, कॉमर्शियल क्लर्क, लेजर क्लर्क या चुंगी क्लर्क। तो वेबर कहते हैं कि वर्गों में भी उपवर्ग देखा जा सकता है। यहाँ पे उन्होंने क्लर्क का उदाहरण दिया है, अकाउंट्स क्लर्क, कॉमर्शियल क्लर्क, लेजर क्लर्क या चुंगी क्लर्क। तो हम बाजार की स्थिति से संबंधित हैं। जैसे बाजार में कई व्यापारी संघ पाए जाते हैं, उनमें कुछ जैसे मसाले के व्यापारी हो सकते हैं, कुछ लौह इस्पात के व्यापारी हो सकते हैं, कुछ आपके अनाज के व्यापारी हो सकते हैं। ऐसे उनमें बाजार वर्ग में भी कई अलग अलग व्यापारी वर्ग में भी कई अलग अलग व्यापारी वर्ग पाया जा सकता है। इस संबंध में मैक्स वेबर का कथन है कि वर्ग की अवधारणा को यथार्थ रूप से समझने के लिए यह भी आवश्यक है इस संबंध में मैक्स वेबर का कथन है कि वर्ग की अवधारणा को यथार्थ के रूप में समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम बाजार की अवस्था का उचित ज्ञान कर लें, क्योंकि यह बाजार ही है जो कि व्यक्तियों के लिए सामान्य अवस्था उत्पन्न करती है। मैक्स वेबर बाजार को वर्ग निर्धारण का प्रमुख फैक्ट मानते हैं। उन्होंने कहा कि बाजार ही एक ऐसी अवस्था है जो कि व्यक्तियों के सामान्य अवस्था को उत्पन्न करती है, अर्थात बाजार में कई तरह से होगा। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे या महंगे सामान को खरीदता है तो उसकी वर्ग की परिस्थिति उच्च होगी, उच्च वर्ग में के रूप में उसे देखा जाता है। जबकि अगर कोई कम सस्ती वस्तुएं खरीदता है तो उसे हम निम्न या मजदूर वर्ग के रूप में भी कह सकते हैं। अर्थात बाजार में उपलब्ध संसाधन के नियंत्रण, अर्थात कौन कितना महंगा या सस्ता सामान ले रहा है, वह उसके वर्ग के निर्धारण कर सकता है। अर्थात वर्ग के अंतर्गत उसकी जितनी भी शक्ति होगी वह उसी हिसाब से बाजार से वस्तुएं खरीदेगा या बाजार के द्वारा नियंत्रित होगा। अगला, इस प्रकार पशुपालन युग में बाजार में सबके लिए सामान्य अवस्था इसका थी, क्योंकि उस समय सबके लिए पशु की आर्थिक जीवन के केंद्र थे। कृषि युग के बाजार में यह महत्व पशु से हटकर भूमि पर चला गया। आज हमारे इस युग में यह महत्व निजी संपत्ति पे आ गया है। बाजार में ही प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग की सेवा या महत्व निजी संपत्ति पे आ जाती है। अर्थात बाजार में प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग की सेवा या संपत्ति का मूल्यांकन होता है कि वह बाजार के अनुसार किस तरह की वस्तुएं खरीदता है, उससे उसकी वर्ग का निर्धारण किया जाता है। सीधा सीधा अभी जो हमने उदाहरण दिया उसी से कि कोई भी व्यक्ति कितना महंगा वस्तु खरीदता है उससे वर्ग का निर्धारण किया जा सकता है। मैक्स वेबर यह कहना चाहते हैं। अगला उन्होंने वर्ग हित की बात की है, क्लास इंटरेस्ट। क्लास इंटरेस्ट के अंतर्गत उन्होंने बताया कि किसी विशेष वर्ग के सदस्य एक सी प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं तथापि यह कहना गलत होगा कि वे किसी वर्ग हित के द्वारा निर्देशित होते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग समूह के सदस्य लगभग एक ही जैसी क्रियाएं करते हैं, लेकिन यह कहना गलत होगा कि वह उनकी क्रियाएं वर्ग हित के द्वारा निर्देशित की जा रही हैं। वेबर के कथन है कि वर्ग हित की अवधारणा अत्यधिक अस्पष्ट है, जो कि वर्ग हित की बात कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स से उन्होंने ही लिया है कि उन्होंने बताया कि वर्ग हित की अवधारणा अत्यधिक अस्पष्ट है। वर्ग हित का तात्पर्य तो केवल इतना ही है कि एक वर्ग परिस्थिति में उस वर्ग के औसत सदस्यों द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए
किए जाने वाले प्रयत्नों का एक निश्चित दिशा होती है। वेबर कहते हैं वर्ग हित से केवल इतना मतलब है कि वर्ग परिस्थिति वाले अपने सदस्यों के हित अर्थात लक्ष्यों को किस तरह पूरा करने में दिशा में कार्य करते हैं। वर्ग हित का और कोई अर्थ लगाना इसे एक प्रयोग सिद्ध अवधारणा के रूप में और अधिक स्पष्ट बना देता है। मैक्स वेबर कहते हैं वर्ग हित की अवधारणा दो कारणों से अस्पष्ट है। पहला, इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हितों की पूर्ति अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार एक विशेष प्रकार से करने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरे, इसलिए कि हितों की दिशा उस व्यक्तियों द्वारा उसके समूह या समिति में की जाने वाली आशाओं के अनुसार परिवर्तित होती रहती है जिस वर्ग समूह या समिति का वह सदस्य होता है। मैक्स वेबर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अपने हितों की पूर्ति करने की एक विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। इस कारण हम वर्ग हित को अस्पष्ट देखते हैं। दूसरा, कि हितों की दिशा में व्यक्ति अलग अलग समिति या समूहों से जुड़ता है और अलग अलग समिति या समूहों से जुड़ने से उसके हित में अर्थात उसके आशाओं सदस्यों आदि में आशाओं अर्थात लक्ष्यों में वर्ग समूह के अनुसार उसको अपने विचार बदलते रहते हैं। यह हो सकता है कि एक औद्योगिक श्रमिक अपने श्रमिक संघ से अधिक आशा न करे और इस कारण वह अपने हितों की पूर्ति स्वयं अपने तरीके से करने का प्रयत्न करता है। ऐसी दशा में वर्ग हित का प्रश्न शायद ही उठता है। अतः यह स्पष्ट है कि वर्ग हित अपने शुद्ध रूप में शायद ही मिल सके, यदि मिलेगा तो यह केवल अस्पष्ट रूप से। मैक्स वेबर कहते हैं कि एक श्रमिक अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए वर्ग हित के नाम वर्ग अर्थात अपने श्रमिक संघ से यह आशा नहीं कर सकता है कि वह उसके हित को पूरा करेगा, लेकिन वह अपने प्रयास के माध्यम से अपने हित अर्थात अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करता है। तो ऐसी जगह पे वर्ग हित की बात करना अस्पष्ट तौर से देखा जाएगा, यह मैक्स वेबर का कहना था। तो मैक्स वेबर की कुछ बुक्स देख लेते हैं। तो मैक्स वेबर की पहली पुस्तक थी द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में, द रिलीजन ऑफ चाइना 1916 में, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 से 17 तक और एंशिएंट जुडिज्म 1917 से 1919 तक, इकोनॉमी सोसाइटी 1921 में, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922, द सिटी 1922। द सिटी पुस्तक पार्क से भी संबंधित है। जनरल इकोनॉमी हिस्ट्री 1923, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1925 में और द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस 1949 में, द रैशनल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक 1958 में। और कुछ संपादित पुस्तकें हैं जो कि मैक्स वेबर ऑन लॉ इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यह रशने स्टेन द्वारा, और फ्रॉम मैक्स वेबर एसे इन द सोशियोलॉजी एड्स, यह गर्थ और मिल्स द्वारा संपादित की हुई पुस्तकें हैं। इसके अलावा मैक्स वेबर 1955 पुस्तक फ्रैंक पार्किंसन द्वारा मैक्स वेबर के ऊपर लिखा गया, जिसमें उन्होंने मैक्स वेबर की अवधारणाओं को व्यापक रूप से प्रदर्शित दिखाया है, अर्थात मैक्स वेबर के कार्य को बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की है मैक्स वेबर में फ्रैंक पार्किंसन ने 1955। और वहीं मैक्स वेबर एक जीवन चरित्र 1982 जो उनकी पत्नी मरियन वेबर द्वारा लिखी पुस्तक है, इसमें भी मैक्स वेबर के कृतियों और अध्ययनों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। इसके अलावा मैक्स वेबर रिटसेप्ट और गैसेलशाफ्ट 1922 नामक पुस्तक लिखे हैं। मूल्य स्वतंत्रता में उनका प्रमुख योगदान था। सत्ता की बात हम कर चुके हैं। परिस्थिति समूह की बात मैक्स वेबर करते हैं। आइडियल प्रारूप, ये सब पूंजीवाद एवं नौकरशाही, युक्तिकरण, तार्किकरण, यह मैक्स वेबर के कीवर्ड्स हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।